लेक्चर 18 अब्बास लिमिटेड का सॉल्यूशन ओपन करें। मेन नोट हमने सारा डिस्कस कर लिया था। फिर सब नोट्स में 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 इनमें भी कोई मसला हमें नहीं है। ठीक है, सबके सामने है सॉल्यूशन। चलें, सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा, बाद में देख लीजिएगा। अब 4 मजीद सब नोट्स हैं जिनमें से 2 पे बात करने लगा हूं मैं भी, बाद में सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड हमसे रिक्वायर करता है कि अगर एसेट रीवैल्यू हुआ है और रीवैल्यूएशन पे सरप्लस आया है और उस सरप्लस में फिर कोई मूवमेंट भी है, जैसे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के हिसाब से वो ट्रांसफ़र होता है रिटेन अर्निंग में, या डिस्पोजल के वक्त भी रिटेन अर्निंग में जाया करता है सरप्लस, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप उसकी मूवमेंट शो कर दो। तो अगेन कोई ख़ास काम नहीं करना। रीवैल्यूएशन सरप्लस का लेजर हमें बनाना आता है। रीवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर को बस स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर देना है, बाद में देख लीजिएगा। मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये नोट भी आप लाजमी बनाया करेंगे अगर रीवैल्यूएशन हुआ करेगी साल में। ठीक है जी, सवाल के अंदर रीवैल्यूएशन है, मूवमेंट भी शो करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ओपनिंग बैलेंस, हमारे सवाल को जहन में लाएं तो लैंड रीवैल्यू हुआ था, प्रीवियसली लॉस था, उस पर सरप्लस तो कोई नहीं पड़ा था ना, तो ओपनिंग बैलेंस नील। इस साल कोई अराइज हुआ, कोई सरप्लस इस साल अराइज हुआ था, अरोज ड्यूरिंग द ईयर, कितना? 8,000 ना कह लेना, 8,000 से तो एसेट डेबिट हुआ था, 3,000 से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ था, और सरप्लस कितना आया था? 5,000। फिर कोई ड्यूरिंग द ईयर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हुआ था? भाई लैंड तो डेप्रिशिएट ही नहीं होता, कैसे ट्रांसफर हो गया था? हाँ, डिस्पोजल की वजह से हुआ था, ट्रांसफर तो हुआ था। अगर डिस्पोजल ना होता और सिर्फ लैंड रीवैल्यू हुआ होता तो ये ट्रांसफर्ड, सिर्फ पर्चे में ट्रांसफर भी लिख देंगे तो काम चलेगा। बहरहाल ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स की बात करें, अगर लैंड डिस्पोज ना हुआ होता तो डेप्रिसिएशन तो होनी नहीं थी, यहाँ पे क्या आ जाता? नील, और क्लोजिंग क्या आ जाता? 5,000। ठीक है, लेकिन लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, ठीक है, इस वजह से कोई ट्रांसफर नहीं है इसकी, लेकिन डिस्पोजल की वजह से तो रीवैल्यूएशन सरप्लस ट्रांसफर हुआ था रिटेन्ड अर्निंग्स में, याद आ रहा है? कितना था? 1250। तो क्लोजिंग क्या आ रहा था? तो स्टैंडर्ड कहता है ये मूवमेंट भी शो कर दो। मुश्किल बात है जी, मुश्किल बात है बेटा, साथ ही हो जाए ताकि सीट्स खाली रहें। शाबाश। देखें जी, इसका मतलब अगर सवाल में रीवैल्यूएशन होगी तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड अब 3 दुमें हमने याद रखनी है, लगाया करनी है। पहली, लास्ट रीवैल्यूएशन इज परफॉर्म्ड ऑन फलां डेट बाय फलां एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। दूसरी, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन द एसेट वुड हैव शोन कैरिंग वैल्यू, लिखेंगे कॉस्ट लेस वुड हैव शोन WDV। और तीसरी, रीवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट। मुश्किल है ये? यस सर, ठीक, ओके। उसके बाद एक और बात, वो बात है अगर आप क्वेश्चन को जहन में लाएं तो क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 था गालिबन, जिसके अंदर उसने हमें बताया था कि प्लांट फैक्ट्री में यूज़ हो रहा है, वो फैक्ट्री में ही होता है, कभी हेड ऑफिस में प्लांट लगा देखा? ठीक है, फैक्ट्री में ही प्लांट होता है, बताया था उसने। इक्विपमेंट उसने कहा था सारे का सारा ऑफिस में पड़ा है, और बिल्डिंग में 60% फैक्ट्री और 40% ऑफिस के यूज में था। तो जब भी कभी सवाल के अंदर ऐसा डाटा अवेलेबल हो जाए जिसमें एलोकेशन की बात बता रहा हो, देखें मैंने आपको कहा था कि ठीक है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में तफसील से देखेंगे, एलोकेशन अच्छी समझ आ जाएगी, लेकिन इतनी बात तो याद रख सकते हो कि फैक्ट्री वाले सारे खर्चे कहाँ जाया करते हैं?
भाई फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री की डेप्शन, फैक्ट्री का किराया है तो किराया, फैक्ट्री के अंदर को और खर्चे हो रहे हैं, वो सारे कहाँ जाते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ेंगे तो अच्छा समझ आएगा। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखा हुआ है जो मैंने आपको कहा हुआ है, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन भी खर्चा ही है ना, ठीक है। और ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? एडमिन एक्सपेंस में। और सेल्स ऑफिस के, सेल डिपार्टमेंट के, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के खर्चे कहाँ जाते हैं? सेलिंग एक्सपेंस में, ठीक है। तो अगर कभी आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट रिक्वायर करे सवाल में, पर्चे में, और उसमें एक पॉइंट ऐसा भी दे दे जिसमें कोई एलोकेशन का जिक्र हो, तो फिर आपने उस एलोकेशन को भी प्रेजेंट कर देना है। बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल काम। आपके पास नोट के अंदर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो चुकी हुई है? बोलो जरा, देखो जाके नोट सॉल्यूशन के ऊपर आ जाओ, ऊपर मेन नोट पे जाओ। मेन नोट में कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो रहा होता है, और बोलो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली हेडिंग में ओपनिंग ट्रांसफर, उसके बाद क्या नजर आ रहा है? डेप्रिसिएशन, ठीक है। वर्किंग 2.1 में डेप्रिसिएशन है लैंड की, सॉरी बिल्डिंग की। वर्किंग 3 में डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी की, और ये 20800 को भी रेफर कर लें, वर्किंग 4 में ये निकला था। तो वहीं पे मेन नोट में जाके आप वर्किंग 2.1 वर्किंग 3 के आगे ऐड कर लें वर्किंग 4, ठीक है। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन हम निकाल चुके हैं, बोलो। अगर तरतीब से चलें, बिल्डिंग की बात करें तो टोटल कितनी डेप्रिसिएशन बिल्डिंग्स के ऊपर आप कैलकुलेट कर चुके हैं, बताएं? 8313। आगे चलें, प्लांट एंड मशीनरी पे 12500, और इक्विपमेंट पे 20800। यही डेप्रिसिएशन है ना। अब बस करना क्या है, इसको एलोकेट कर दो जिस तरह उसने बताया हुआ है, कुछ कॉस्ट ऑफ सेल में, कुछ एडमिन में। बहुत सिंपल काम है। उसने कहा प्लांट सारे का सारा फैक्ट्री में ही है, उधर ही होता है, तो इसकी सारी डेप्रिसिएशन कहाँ जानी चाहिए? कॉस्ट ऑफ एडमिन में कुछ नहीं। इक्विपमेंट सारे का सारा हेड ऑफिस में यूज हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ सेल में उसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं, सारे की सारी एडमिन में। और बिल्डिंग के बारे में उसने कहा 60% कॉस्ट ऑफ सेल और यानी फैक्ट्री में, और 40% ऑफिस में है। तो 8313 को करो 60%, 4988 और 33। इतना इनफ है, टोटल भी करने की शायद ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर टोटल करना चाहो तो ज़्यादा अच्छी बात है। इन दो कॉलम्स का टोटल भी प्रेजेंट कर दो जी। 1 और इधर 24125। मुश्किल लगा ये सब नोट? बोले सिंपल था ना। कब बनाना है? जब ऐसा डाटा दे दे, एलोकेशन के बारे में सवाल में लिख दे, तो चाह रहा है वो, रिक्वायरमेंट है ये IS 16 रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर तो है ये, ठीक है। बनाना तभी है जब ये डाटा होगा, डाटा नहीं होगा तो हम फिर कैसे बना सकते हैं, हमें पता ही नहीं होता, फिर इससे जान छूट भी सकती है, ठीक है। तो सवाल में अगर वो एलोकेशन का डाटा दे दे तो वो चाह रहा होगा कि आप ये सब नोट बनाएं, ठीक है। 7.7 और 7.8 कल देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये समझ आ गए दोनों? ये नोट्स देख लें, आपके पास बने हुए हैं 7.5 और 7.6। ये नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बने हुए हैं। 7.7, 8 और 9 की बात कर लेंगे कल इंशाल्लाह। ये बने हुए हैं, कुछ भी इनमें नोट करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल को दोबारा लेते हैं, बस समझाने के लिए मैंने उसको भैंस कह लिया था। अब आपने कभी भैंस के बारे में नहीं सोचना जब तक आप FAR 2 में नहीं पहुंच जाते। वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको IAS 41 मिलेगा, बायोलॉजिकल एसिड्स। बिल्कुल वहाँ पे
वो भैंस और भेड़ और बकरी और गाय और दुम्बा, ये सब के सब आपके एसेट्स ही होंगे, नाम बायोलॉजिकल एसेट्स होता है उनका, ठीक है। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में फेस पे नज़र आते हैं, ठीक है, उनका भी नोट कुछ ऐसा ही बनता है। लेकिन आप अब भूल जाएं, समझाने के लिए थोड़ी सी फनकारियाँ लगानी पड़ती हैं, एक बार बात समझ आ गई। अब यही अज्यूम करिएगा कि वो भैंस नहीं, बस एक एसेट ही था, ठीक है। वही क्वेश्चन मैंने तीसरी क्लास तक जाते जाते मुझे याद हो गया था तो लिख दिया आपके लिए। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू एन एसेट। अब ये भैंस नहीं है, ये एसेट है जस्ट, ओके। इसी तरह से उस पर भी अप्लाई होगा, लेकिन वो जब होगा तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल IAS 41 आपके सिलेबस में नहीं है, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपके सिलेबस में, ओके जी। कॉस्ट ऑफ एसेट यकम जनवरी 11 पे कितनी है? 100 रुपये। यूजफुल लाइफ 10 साल। फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 17 पे 35। कॉस्ट टू सेल 31 दिसंबर 17 पे 7। ये वही डाटा है सेम, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज इन नेक्स्ट 3 years आर एज फॉलोज। उसके बाद एनुअल इनफ्लोज लिखे हुए हैं, 8 रुपये का दूध याद है इनफ्लो, और एनुअल आउटफ्लोज 2 रुपये का चारा हर साल माइनस हो रहा था, याद आ रहा है। फिर सेल प्रोसीड्स एट एंड ऑफ ईयर 3 11 रुपये, वही है ना डाटा। और डिस्पोजल कॉस्ट भी। डिस्काउंट रेट जो हमने इस्तेमाल किया था प्रेजेंट वैल्यू के लिए वो कितना था? 10%। अब रिक्वायरमेंट ए पढ़िए। कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। ये हमेशा ही लिखा होता है इम्पेयरमेंट लॉस के साथ, क्योंकि कभी इम्पेयरमेंट लॉस होता है टेस्ट लगाने पर, कभी नहीं भी हो सकता। कल जाते जाते ये बात की थी, दोबारा रिवाइज भी करते हैं इस बात को कि या तो इम्पेयरमेंट लॉस होता है या नहीं होता। इम्पेयरमेंट गेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस आएगा यहाँ पे भी, जब आएगा तब देखेंगे। रीवैल्यूएशन से इसको कंफ्यूज नहीं करना, रीवैल्यूएशन अलग है, इम्पेयरमेंट अलग है। इम्पेयरमेंट कब करनी है? कोई इंडिकेटर्स हैं इंटरनल एक्सटर्नल, बात करेंगे इसके ऊपर भी बड़ी तफसील से। ऐसे नहीं कि जब मुंह उठाया इम्पेयरमेंट कर दी। इम्पेयरमेंट करेंगे जब कोई इंडिकेटर्स आया करेंगे सामने। और रीवैल्यूड एसेट भी इम्पेयर हो सकता है। तो कल परसों 2-1 दिन तक बीच में अगर टेस्ट को इतनी डिस्कस करने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे उम्मीद है आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म भी करेंगे इस टेस्ट में, क्योंकि काफ़ी चोर रास्ते भी आपको सिखाए मैंने पहले टेस्ट की डिस्कशन में, कैसे पास करते हैं, यहाँ पे नंबर पढ़ें, यहाँ पे पढ़ें। तो फिर इंशाल्लाह आज टेस्ट दिए बगैर तो कल किसी ने आना नहीं, आपको पता है, ठीक है। आ जाना, वैसे हो सकता है तरस आ जाए और मैं पीछे खड़े करके क्लास पढ़ा दूँ आप लोगों को, क्योंकि कल की क्लास बहुत अहम है। हम वैल्यू इन यूज़ निकालने के लिए फ्यूचर कैश फ्लोज की डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर और न्यूमेरिकली भी उसको बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे, थ्योरेटिकली भी वो चीज़ें देख रहे होंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा कल, वो मिस नहीं करना, ठीक है। हो सकता है मैं क्लास से बाहर ना ही रखूँ आपको, देखूँ आए खड़े हैं टेस्ट नहीं भी दिया तो, लेकिन उम्मीद है ऐसा कोई बच्चा होगा नहीं। टेस्ट उम्मीद है सारे दे लेंगे इंशाल्लाह। तो टेस्ट दे के कल तशरीफ़ लाइएगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारे पास भी होंगे, ठीक है। सवाल में इम्पेयरमेंट भी है, इसलिए मैंने कहा था क्लास के बाद टेस्ट दे लेना, पर है बहुत थोड़ी सी, जस्ट आपको कॉन्फिडेंस। और इम्पेयरमेंट की वेटेज पूरे टेस्ट में कोई 2 से 3 नंबर की बन रही होगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। 2 से 3 नंबर की मैक्सिमम वेटेज है। अभी तो इतना ही पढ़ाया ना, पेपर तो 20-21 नंबर का है, ठीक है। लेकिन नॉलेज पूरा हो, फिर थोड़ा सा अप्लाई बेशक थोड़ा सा भी करना पड़े, कॉन्फिडेंस से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप मज़ीद कॉन्फिडेंट फील करेंगे। क्वेश्चन पहले वही कर रहा हूँ, वैसे मैंने दूसरा क्वेश्चन भी करवाना था, लेकिन आज चूँकि आपके टेस्ट वापस करने थे तो पिछली क्लास में भी इसके ऊपर तकरीबन 20-1 मिनट मेरे लग गए थे, 20 से 25 मिनट। तो इंशाल्लाह आपको भी पूरा शर्फ बख्शा जाएगा, बेइज्जत करके भी आपको जो है वो पेपर्स वापस मिलेंगे जिनके पेपर पास नहीं होंगे, और पास होने वाले बच्चों को शाबाश भी दी जाएगी, और एजाज़ी नंबर से पास होने वालों को मज़ीद शाबाशी दी जाएगी इंशाल्लाह। तो ये सब कुछ होने वाला है थोड़ी देर में। फ़िलहाल आते हैं इस क्वेश्चन पे, सुने जी। मैं बिल्कुल जितना पढ़ा रहा हूँ फ़िलहाल उतना समझो, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। मैंने 4 से 5 लेक्चर्स खुद सोचे हुए हैं, आप लोग पता ही है, उसको भी 1-2 ऊपर ले ही जाते हैं, ठीक है। तो इम्पेयरमेंट के बारे में जो कुछ भी मुझसे मुमकिन हुआ मैं आप तक पहुँचाऊँगा, ठीक है।
लेकिन अभी तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि इम्पेयरमेंट कब करनी है, अभी मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ कैसे करनी है। आपको मैंने बताया कि ज़रा थोड़ा सा उलट चलने का जो है वो थोड़ा सा आदत ही इस तरह से है कि पहले हम न्यूमेरिकली चीज़ों को कर लें, उसके बाद फिर थ्योरेटिकली चीज़ें देख लिया करते हैं, मसला नहीं। कल भी मैं आपको अब IAS 36 के अंदर ये कैश फ्लो, फ्यूचर कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, काफ़ी डिस्कशन है इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, लेकिन मैं अंग्रेज़ी नहीं पढ़ूंगा जाके स्टैंडर्ड की, थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, पहले हम उसको अप्लाई कर लेंगे, पहले काम सारा करना सीख लेंगे, फिर उसकी जाके अंग्रेज़ी भी पढ़ लेंगे। तो इंशाल्लाह एंड तक आते आते जैसे ये PPE के अंदर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर, अब एंड तक आते आते वो सारे क्वेश्चंस जो आपके जहनों में होते थे वो आहिस्ता 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 आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो गए हैं। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही टॉपिक के स्टार्ट पे मैं सारी बातें आपको नहीं बता सका करता, मेरी भी मजबूरियां हैं, ठीक है, मेरी भी मजबूरी है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा साथ दिया करें, एंड पे जाके फिर देख लिया करें कि क्या चीज़ रह गई है मुझसे, तो वो हम फिर उस वक्त देख लेंगे, ठीक है। तो दोबारा से मैं बात शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ज़रा तेज़ी से उस तरफ जाएंगे जितना काम कल किया था, पर पूरी बात आज करेंगे, आज पूरी बात, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, क्या कुछ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। नोट में तो आपने चेंज देख ही ली है, वैसे मेरा दिल था कि नीचे वाला हिस्सा भी ना लिखा होता, पर TA साहब ने मिटाया नहीं, चलें छोड़ें उसको, आप उसको ना देखें, जिस तरतीब से चलूँगा उसी तरतीब से चलेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। एक रिक्वायरमेंट ए के साथ उसने तो कहा ना इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है, ठीक है, 31 दिसंबर 17 पे, इसके साथ रिक्वायरमेंट एक ऐड कर लें, साथ ही ए के साथ ही ऐड कर लें, ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। रिक्वायरमेंट भी बाद में करेंगे, ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17, ओके। अच्छा जी, चलें वापस आए, इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन सीख रहे हैं, 3 स्टेप्स में ये काम किया करेंगे हम। सबसे पहला स्टेप हम परफॉर्म किया करेंगे कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ बुक वैल्यू। किस दिन की बुक वैल्यू कैलकुलेट करोगे? 31/12/17, ठीक है। अच्छा चलो बता दो कितनी एसेट की कॉस्ट थी, और ये एसेट यकम जनवरी 11 को खरीदा था, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 31/17 तक कितने साल गुजर गए? 7। हर साल की डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ 10 थी ना, यूजफुल लाइफ 10 थी, तो हर साल की डेप्रिसिएशन 10 रुपये, तो 7 साल की डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास बुक वैल्यू आई थी 30 रुपये की, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपसे कहा था दूसरा स्टेप हम परफॉर्म किया करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिकवरेबल अमाउंट। का जरा चले उलट थे, समझना उस तरह से आसान था, उलट चले थे, यूं चलते चलते इस फिगर को, इस लफ्ज़ को मैंने एंड पे लिखा था, फिर कंपैरिजन किया था, लेकिन आज हम तरतीब से चल सकते हैं। रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो रिकवरेबल अमाउंट क्या थी आपको बताया था, हायर ऑफ क्या क्या चीज़, नंबर 1 फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँ, इजाज़त है, ओके। फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और सेकंड क्या था जी, यहीं पे उसकी वर्किंग भी कर लेंगे, सेकंड क्या था, वैल्यू इन यूज। तो थर्ड स्टेप पे तो बाद में जाएंगे, पहला स्टेप तो परफॉर्म हो गया, अब सेकंड स्टेप परफॉर्म कर लेते हैं। पहले हमें रिकवरेबल अमाउंट चाहिए, तो हमें रिकवरेबल अमाउंट में 2 चीज़ों का कंपैरिजन करना होता है, जो हायर हो उसे रिकवरेबल अमाउंट कहते हैं, फिर उसका कंपैरिजन हायर का, रिकवरेबल अमाउंट का कंपैरिजन फिर बुक वैल्यू से बाद में करते हैं। तो पहले सबसे क्या चीज़ चाहिए हमें, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू, हमारा एसेट हमें 2 तरह के फ़ायदे देने के लिए तैयार था ना, आज ही बेच दें तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और अगले 3 साल इस्तेमाल करके उससे फ़ायदे जो आने हैं उनकी आज की वैल्यू निकाल लें, वो वैल्यू इन यूज़, ठीक है। तो
कितनी थी जी फेयर वैल्यू अगर आज बेचें तो? इधर देखें, ये बुक वैल्यू किस दिन की है? ये है 31 दिसंबर 17। ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी किस दिन की निकालनी है? 31/12/17। ये वैल्यू इन यूज भी किस दिन की निकालनी है? यानी हमने हर चीज इस डेट पर लानी है। लाइक विद लाइक का कंपैरिजन ही हो सकता है ना, ठीक है। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 31/12/17 पे सवाल ने बताया 35 था। लेस कॉस्ट टू सेल कितनी थी? 7 रुपये। ये कल वाला सवाल ही है, ठीक है जी। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये आ गया आंसर हमारा 28। अच्छा, ओके। उसके बाद अगली बात हमें चाहिए वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज के बारे में आपको क्या बताया था? ये क्या चीज होती है वैल्यू इन यूज? और उसके मैंने एक डेफिनेशन सी लिखवाई थी। पहले कैलकुलेशन सीख के फिर हमने उसकी डेफिनेशन बनाई थी। क्या थी जी वैल्यू इन यूज, याद है? हैं? नहीं बोला तो था, आप बता दो। बोला तो था, आप बता दो। वैल्यू इन यूज कैसे निकली थी? वो जो जैसे निकली थी वही उसकी डेफिनेशन है, बोलें। फ्यूचर के नेट कैश फ्लोज की आज की वैल्यू। चलें बाद में लिखते हैं, फिर पहले ये काम कर ही लेते हैं, जरा रिवीजन हो जाए इस बात की भी। इसके लिए हमें वर्किंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। कल मैंने आपके लिए टाइमलाइन बनाई थी कि हम 31 दिसंबर 17 पे मौजूद हैं और इस वक्त एसेट की जो रिमेनिंग लाइफ है वो 3 साल बची हुई है। ठीक है, यानी 31 दिसंबर 18 वाला साल, 31 दिसंबर 19 वाला साल और 31 दिसंबर 20 वाला साल। हमने ये बात की थी कि इनफ्लोज, मैं आज वो दूध नहीं लिख रहा यहाँ पे, ठीक है। इनफ्लोज जो पैसे दूध से आए थे, याद है? 8 और 8 हर साल आए थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा था चारा भी डालेंगे हम, तो आउटफ्लोज कल हमने देखे थे माइनस में, ये आउटफ्लो है तो 2 रुपये हर साल का चारा आ गया। सवाल में डाटा गिवन है, पढ़ के देखें। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज इन नेक्स्ट 3 years आर एज फॉलोज। एनुअल इनफ्लोज 8 रुपये, एनुअल आउटफ्लोज 2 रुपये, सेल प्रोसीड्स एनुअल एट द एंड, तो सेल प्रोसीड्स 11 मिलनी है जाकर एंड पे। और जी अगली बात क्या है? हाँ, कॉस्ट टू सेल उस वक्त की है जब हम फेयर वैल्यू निकाल रहे थे। 31 दिसंबर 17 डेट लिखी हुई थी उसके साथ, ये दूसरे के साथ लिखा हुआ है एंड ऑफ। 3 साल मजीद इस्तेमाल कर लें तो उसकी क्या वैल्यू होगी? वो है सेल प्रोसीड, और उसको बेचते वक्त कितनी डिस्पोजल कॉस्ट पड़ी, ये उस वक्त की डिस्पोजल कॉस्ट है। कितनी जी? ओके जी, तो हमारे पास नेट में जो कैश फ्लोज आए थे हर साल के एंड पे, वो कितने थे? 6 और 14। देखें, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सारा साल दूध इकट्ठा करते हैं और साल के आखिर पे बेचते हैं, सारा साल भैंस को भूखा रखते हैं और साल के आखिर पे एक ही बार उसको चारा खिलाते हैं। ऐसा नहीं होता। लेकिन डिसीजन मेकिंग के अंदर आप बीएफडी में जाके पढ़ेंगे तो उसमें तो कभी कभी स्टार्ट पे भी हम कैश फ्लोज अज्यूम करते हैं, तो ये अजम्पशन होती है हमारी। कैश फ्लोज सारा साल इनफ्लोज आउटफ्लोज होते रहते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए हम सिंपल कर लेते हैं इस चीज़ को। हम अज्यूम करते हैं कि कैश फ्लोज सारे उस पीरियड के एंड पे आए। बड़े होंगे बीएफडी में जाएंगे स्टार्ट पे भी आया करेंगे, कभी कभी स्टार्ट पे भी आ जाएंगे, वो मर्जी। इस वक्त तो अभी आपके लेवल पे मैक्सिमम यही है, एंड पे ले आए।
तो अजम्पशन होती है पीरियड के किसी एक टाइम पे, ऐसे नहीं करना आपने कि जो है वो सारे साल में आप तोड़ तोड़ के ये 0.1 ऐसे करके आया होगा, नहीं, बस पूरे साल के एंड पे एक ही बार आपने कैश फ्लोज लिख लेने हैं, ठीक है, और सही है। अच्छा, अब बुक वैल्यू किस दिन की है? 31/12/17 की। आगे आ जाए भी, जगह है, सेकंड रो फर्स्ट रो जगह बना लें जरा। 31/12/17 की बुक वैल्यू है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल किस दिन की है? 31/12/17 की। अब ये 6 और 6 12 और 14 कितना बनता है? 26। ये 26 रुपए भी 31/12/17 के हैं? नहीं, 31/12/17 पे तो शायद ये 26 ना हो, आज का शायद 20, कल का 26 बन रहा है, ठीक है। तो ये तो मुख्तलिफ औकात में आने वाले कैश फ्लो हैं। बेटा जल्दी कर लिया करें यार, ये काम सोचते रहते हैं आप लोग। तो हमें क्या करना पड़ा था जी? हमें इन कैश फ्लोज को भी 31/12/17 पे लाना पड़ा था। इस 6 को भी वापस बुलाया था हमने कल, इस 6 को भी वापस बुलाया था हमने, और इस 14 को भी वापस बुलाया था हमने, ठीक है जी, ठीक है। 10% रेट है तो हमने कहा था 6, जरा आ जाओ, 1.1 रेज टू पावर, ये 6 फिर कितना अरसा वापस आएगा? 1.1 रेज टू पावर, ये 2 साल दूर खड़ा था, और ये 14 ये 3 साल दूर खड़ा है, तो इसको वापस बुला लिया। तो ये क्या था जी? 5 ही कर लेना इसको भी, 5.0 10.5 जी। 21 क्या था जी? वैल्यू इन यूज। ये क्या है जी? वैल्यू इन यूज। तो अब बता दें वैल्यू इन यूज का की डेफिनेशन क्या बन रही है? वैल्यू इन यूज की डेफिनेशन क्या बन रही है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग भी ले आते, आउटफ्लो इनफ्लो को, तो आंसर तो ये आना था ना। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, ये क्या कहलाता है जी? प्रेजेंट वैल्यू इन यूज। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, वैल्यू इन यूज की डेफिनेशन फिर ये बन गई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज। लंबी चौड़ी डिस्कशन है, क्या कुछ इसमें आया करेगा, क्या क्या करेंगे, कौन सा रेट लेंगे, क्या क्या एहतियातें करनी है। 5वीं रो 7 हो जाएं, 6 बच्चे बैठे हैं 7 हो जाएं, ताकि 7 हो जाएं, जल्दी करें, ये इंश्योर कर लें भाई किसी बेंच पे 7 से कम बच्चे ना बैठे हो प्लीज़। फर्स्ट है जी 21। तो मैंने आपको कहा था बीइंग अ प्रूडेंट गुज्जर, आप क्या करेंगे? आप ये नहीं करेंगे कि 3 साल खजल होकर 21 रुपये कमाएं, जलीलो ख्वार हो, 3 साल इतनी मेहनत करें और 21 रुपये, आज के 21 रुपये कमाएं, तो आज ही बेचेंगे मंडी में और 28 रुपये जेब में डाल लेंगे नेट में, ठीक है। तो रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। तो कितनी रिकवरेबल अमाउंट बन रही है हमारी? 28। ठीक हो गया जी, यहां तक कोई मसला? ये कल काम थोड़ा क्विकली हुआ था, स्लो मैंने सारी बात की है, क्योंकि पहली बार ये स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं आप। ये कौन सा डेप्रिसिएशन की रिवीजन थी, लेकिन कल छेड़ना ज़रूरी था। मैं छेड़ इसलिए दिया करता हूँ आपके साथ टॉपिक शुरू करने से एक दिन पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा, ताकि आप सोचते रहें, वो दिन जाके सोचते रहें, रात को सोचते हैं बिस्तर पे लेटे यही सोच रहे हो, ये पता नहीं इम्पेयरमेंट क्या होती है, पता नहीं रीवैल्यूएशन क्या होती थी, सोच के आते हैं, तो मुझे उससे फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। थोड़े क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं, फिर थोड़ा सा आप टोज पे होते हैं, तो इसलिए जो है ना वो छेड़ देता होता हूँ। बात नहीं समझ आए या मुझे लगे मैंने स्पीड से पढ़ाया, तो अगले दिन तफसील से बात आज हमने बिल्कुल एंड तक देख लेनी है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नोट सब कुछ देख लेंगे हम इंशाल्लाह, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर लिया इसीलिए। ओके, अब हमारी किताबों में ये एसिड कितने पर नजर आ रहा है? 30 पर, जबकि इस एसिड की औकात कितनी है?
भाई औकात क्यों कह रहा हूं 28? देखें इस एसेट से आप मैक्सिमम क्या हासिल कर सकते हैं। भाई आज ही बेच दें तो 28 और यूज कर करके फायदा लें तो 21, तो फिर मैक्सिमम फायदा क्या देने के लिए? भाई बेच नहीं दिया करते, टेस्ट लगा रहे हैं, इसको इंपेयरमेंट टेस्ट कहते हैं। कब लगाएंगे? कुछ इंडिकेटर्स होंगे, पढ़ेंगे वो अभी नहीं। इंपेयरमेंट का जो तीसरा लेक्चर होगा शायद उसमें ये बात पढ़ा रहा हूँ, अभी नहीं, शायद चौथे में पढ़ाऊं। ठीक है, तो इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हैं हम, बेच नहीं देते असल में एसेट। ठीक है, इंपेयरमेंट टेस्टिंग की हमने, तो हमने कहा हमारे एसेट की औकात कितनी है। ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है जी? औकात। कल मैक्सिमम औकात कह रहा था इसको, औकात। ठीक है, हमारे एसेट की औकात कितनी है? 28। हमारी किताबों में वो कितने पे नजर आ रहा है? तो ये तो आपने एसेट को ओवरस्टेट किया हुआ है, यूजर को मिसलीड कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, अकाउंटेंट्स शर्म करें, कुछ शर्म। 28 वाली चीज को 30 पे दिखाते हो, आपको कभी शर्म ना आई? आपके हाथ ना काम पे? बोलो, मरना भी तो है। नहीं सर, चार्ट अकाउंटेंट बन जाना, ये ना सोचना कि इंसान भी था कभी, ऐसे नहीं करना। ओके, तो भाई आपके एसेट की औकात 28 है और वो नजर आ रहा है किताबों में, तो उसको औकात में लाने के लिए 2 रुपए का लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस लॉस का नाम होता है इंपेयरमेंट लॉस। तो थर्ड स्टेप में हमारा इंपेयरमेंट लॉस निकला करेगा। देखें, यूं कह लें, नहीं समझ आई बात, औकात में लाने वाली बात नहीं समझ आई, तो यूं कह लें हमारा एक एसेट 30 का है और फ्यूचर में वो हमें 28 ला के दे रहा है, तो फ्यूचर का लॉस है। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड करो, 28 पे ले आओ इसको। ठीक है, तो फिर हमारी इस 2 रुपए की जो जर्नल एंट्री होगी, मैंने आपको कल करवाई भी थी, वो क्या थी जी? इंपेयरमेंट लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, डेबिट कितने से? 2 रुपए से, और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ये कितने से? 2 रुपीज से। क्या सिर्फ यही एक एंट्री होगी? इस साल की जर्नल एंट्रीज मांगी गई ना, तो 31 दिसंबर 17 की ये एक जर्नल एंट्री होगी, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। क्या ख्याल है ना जी? हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई है, एक ही एंट्री थी इस साल की, कर ली हमने, है ना? क्यों नो? क्यों कुछ लोग नो क्यों बोल रहे हैं? क्या हो गया है? क्या डेप्रीसिएशन वगैरह नहीं, सिर्फ डेप्रीसिएशन। 31 दिसंबर 17 वाले साल की एंट्रीज मांगी गई हैं, सिर्फ इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री नहीं मांगी गई। तो 31 दिसंबर 17 तक ये एसेट पहुंचा कैसे होगा? 17 वाले साल की डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री होने के बाद। ये हमने 7 साल की डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड माइनस की है, 31 दिसंबर 17 तक की माइनस की है। 17 के साल में कितने रुपए से डेप्रीसिएशन की एंट्री हुई होगी? 10 से हुई होगी, तो एक्यूमुलेशन 70 पे पहुंची होगी और बुक वैल्यू 30 पे गई ना। इसका मतलब अगर सवाल में उसने ईयर एंड 31 दिसंबर 17 की एंट्रीज मांगी हैं, तो फिर 2 एंट्रीज बनती हैं, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाया करता है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, ये बैलेंस शीट आइटम जो होता है 10 रुपये। ठीक है जी, तो ये 2 एंट्रीज थी रिक्वायर्ड। नहीं, जरूरत नहीं है, मैं ऐसा कोई रट्टा लगवाना नहीं चाह रहा आपसे भाई, लेस नहीं हो रही है, मैं बता रहा हूं ना आपको, आपने कोई ऐसा रट्टा लगाना ही नहीं है कि अगर बुक वैल्यू ग्रेटर हो रिकवरेबल अमाउंट से तो लॉस है, नहीं हो तो ना। सुकून से सोच लो, ठीक है? हर बार सोच लोगे, ऐसे रट्टा भूल गए एंड तक जाते जाते। तो आपके पास एसेट कितने पे पड़ा है? हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है? ये कोई
वर्किंग बस कंपैरिजन करना है हमने, 30 और 28 को कंपेयर करना है। मैं वजह भी बताता हूं मैं क्यों नहीं कह रहा कि इसको माइनस करें, ठीक है। हमने कहा एसिड किताबों में 30 पे दिख रहा है और औकात 28 है, या यूं कह लें एसिड 30 का नजर आ रहा है किताबों में, फ्यूचर में 28 ला के दे रहा है, तो इसको 28 पे उठाकर ले आना है, इंपेयरमेंट लॉस आ गया। मिसाल के तौर पे ब्लू जो कि नहीं है हमारे इस सिचुएशन में अभी, 30 बुक वैल्यू थी एसिड की, ठीक है, 30 बुक वैल्यू थी और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो 28 ही थी, लेकिन वैल्यू इन यूज हमने कैलकुलेट की तो वो 32 आ गई। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी? 32, यही होगी ना भाई? बात समझ आ रही है? एक सिचुएशन है जो हमारे सवाल में नहीं है, मैंने वैसे बनाई। बुक वैल्यू तो 30 ही थी, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने लगे तो 28, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल भी वही थी, लेकिन वैल्यू इन यूज शायद कोई कैश फ्लोज बढ़ा लो, ये बढ़ जाएगी, ठीक है, डिस्काउंट रेट, अच्छा चलो छोड़ो, कैश फ्लोज बढ़ा लो बस, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हो सकता है कैश फ्लो ज्यादा आने हो, एक एस्टीमेट ये भी तो हो सकता है। अब रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? हायर क्या हो गया? ये भी हायर हो सकता था, ठीक है। बहरहाल 30 से ज्यादा आ गई। अब हमारे पास एक एसेट नजर कितने पे आ रहा है? 30 पे। फ्यूचर में कितना फायदा देगा? 32। फ्यूचर का गेन है, फ्यूचर का गेन आज रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो यूं भी कह सकते हैं, हम पहले कह रहे थे औकात कितनी है? 32, और नजर कितने पे आ रहा है? तो जो बंदा क्लास में औकात में रहे उसको बैठे रहने दिया जाता है, और जो औकात से बाहर हो रहा हो उसे औकात में लाने के लिए क्लास से बाहर भेज दिया जाता है। तो जो औकात में ऑलरेडी औकात से बाहर नहीं है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। इंपेयरमेंट लॉस या तो होता है या नहीं होता, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेयरमेंट गेन, ठीक है जी। तो हम बस कंपैरिजन करेंगे बेटा, माइनस प्लस नहीं करना। अगर मैं माइनस करता तो फिर यहाँ -2 लिखता, फिर गेन कहता उसको नहीं, हम हर बार सोच लेंगे। लिखने के लिए लिख भी सकते हैं WDV इज ग्रेटर देन रिकवरेबल अमाउंट लॉस, if WDV is less than recoverable amount then there is no impairment loss। गेन फिर भी कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा शॉर्टकट याद करने की क्या जरूरत है? समझ भी आ रही है वैसे ही बात, हर बार सोच लेंगे, 2-3 बार सोचने के बाद वैसे ही ये बात कॉन्सेप्चुअली ही दिमाग में पक्की बैठ जाएगी। ओके, तो ठीक है, क्वेश्चन है कोई? ओके, अच्छा जी, अगर हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें, साल है हमारा 31 दिसंबर 17 का, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या नजर आएगा? एक्सट्रैक्ट्स हैं, क्या नजर आएगा जी? ओहो, सिर्फ 2 ही एंट्रीज थी, एसेट खरीदने की एंट्री तो की ही नहीं हमने, सॉरी। एसेट खरीदा नहीं है, कोई रीवैल्यूएशन भी नहीं है कि उसकी एंट्रीज होती, तो एंट्रीज साल 17 में हैं ही यही 2, ठीक है, तीसरी कोई एंट्री नहीं। चले, तो एक्सट्रैक्ट्स हैं बस हमारे, और भी बहुत कुछ होगा, बिजनेस है, सेल्स भी हो रही होगी, पता नहीं क्या कुछ होगा। एक्सट्रैक्ट का मतलब सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन जी। क्या कुछ आएगा इस सवाल से उठ के इनकम स्टेटमेंट में? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस नहीं आएगा। डेप्रीसिएशन भाई इनकम स्टेटमेंट में कभी भी एक्यूमुलेटेड डेप्शन नहीं आती फॉर द ईयर। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना जी? 10 रुपए का, और इंपेयरमेंट लॉस 2 से। डन जी। अगली बात, बैलेंस शीट की भी प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट अगर बनाना चाहें तो ईयर एंड तो वही है 31 दिसंबर 17। यहां पे नहीं हमने कोई एक्यूमुलेशन लेस करनी होती और ऐसी कोई बात नहीं करनी। इंट्रो इज ओवर। नॉन करंट एसेट्स में नजर आते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें नोट नंबर 12 से निकाल के लाएंगे फिगर। अब देखते हैं
नोट बना लेते हैं फटाफट। 31 दिसंबर 17 पे खड़े होकर आपने अगर नोट बनाना है, 31 दिसंबर 17 का अगर नोट बनाना है तो 31 दिसंबर 16 पे जाके आपको ओपनिंग निकालने पड़ेंगे, याद है ना। आप कहोगे रीवैल्यूएशन तो है नहीं, ये बात आज क्यों कर रहे हैं भाई। देखो रीवैल्यूएशन ना भी हो ना तो आप फिर भी गलती करोगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गलत निकाल लोगे। मैं डायरेक्ट नोट का कहूं तेजी दिखाओगे, रीवैल्यूएशन है नहीं, चलो जी सवाल पूछने की लोड़ ही कोई नहीं, 70 लिखोगे यहाँ पे, 70 नहीं है। अब जरा सुन लो, 31 दिसंबर 16 पे आके क्या निकालोगे बोलो, और फिर उनको क्या करोगे, अपने साल के नोट का ओपनिंग बनाएंगे। तो क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने हैं। एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ तो उसमें क्या पड़ी हुई है, कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है, अगर 31 दिसंबर 16 पे 100 रुपए की कॉस्ट है एसेट की, तो यकम जनवरी 17 पे यही ओपनिंग कॉस्ट बन जाएगी। ठीक हो गया। फिर जी अगली बात, दूसरा बैलेंस हमें चाहिए क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो अगर 31 पे खड़े हैं, अगर ये एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ तो इस अकाउंट में यकम जनवरी 11 से 31 दिसंबर 17 तक की 16 तक की डेप्रिसिएशन पड़ी होगी। यकम जनवरी 11 से 31 दिसंबर 11 तक 12, 13, 14, 15, 16 कितने साल गुजर गए, हर साल की डेप्रिसिएशन तो 6 साल की। तो ये 60 अगर 31 दिसंबर 16 का क्लोजिंग है तो यकम जनवरी 17 का, अगर आप यहाँ 70 ले लेते तो 10 की डेप्रिसिएशन की एंट्री भी कर देते तो वो 80 हो जाना था, नोट तो गलत हो जाना था। इसलिए हमेशा नोट बनाते हुए आपने जिस साल का नोट बनाना हो, ओपनिंग उस साल में खड़े होकर सोचना ही नहीं है रिवैल्यूएशन है चाहे नहीं है, स्टार्ट पे है एंड पे है, कुछ भी हो। नोट बनाने के लिए हमेशा याद रखना है क्लोजिंग, अपने साल का ओपनिंग वहीं पे खड़े होकर नहीं निकालना, पिछले साल का क्लोजिंग निकाल के उसे ओपनिंग बनाएंगे, ठीक है, गलती नहीं हुआ करेगी। ओके जी। अच्छा चले, अब चूंकि एक नई चीज भी आ गई है, मैंने आपको कहा था लाइक डेप्रिसिएशन है, एंट्री भी बिल्कुल वैसी ही है। देखो डेप्रिसिएशन का नाम बदल के इम्पेयरमेंट रख दिया, और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन का नाम बदल के इम्पेयरमेंट रख दिया, बाकी तो सब वैसा ही है, ठीक है। डेप्रिसिएशन भी एसेट की वैल्यू में कमी, ये भी एसेट की वैल्यू में कमी है, ठीक है। तो अब देखो इसका भी ओपनिंग निकाल लेते हैं। एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस बता दो जी। एक्यूमुलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये, ठीक है। इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट का ओपनिंग कितना है जी, पता नहीं क्यों 10 2 0 कह रहे हैं, 0 है। पिछले साल 31 दिसंबर 16 पे कोई इम्पेयरमेंट नहीं थी, तो यकम जनवरी 17 पे ओपनिंग भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। चले, इस साल में कोई एडिशन वगैरह हुआ, क्लोजिंग कितना पड़ा है, 100 पड़ा है। कोई डेप्रिसिएशन हुई, हाँ ना, डेप्रिसिएशन की तो एंट्री की है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अब देखो पूरी बात नजर आ रही है सामने, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट फॉर द ईयर 1 साल का आता है, और क्रेडिट टोटल कितना हो गया 70। ये माइनस हुआ करता था, अभी रुक जाओ, आज एक और काम भी हो गया इस साल के एंड तक आते आते, इम्पेयरमेंट लॉस आ गया है। एंट्री देखो, इम्पेयरमेंट लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, कितने से, कोई चेंज नहीं है ट्रीटमेंट में, लाइक डेप्रिसिएशन सब कुछ चल रहा है। तो क्लोजिंग कितना आ गया जी, बेटा नहीं 2 है, एंट्री तो 2, ठीक है। अब देखें जी, इधर बुक वैल्यू निकालनी है तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। WDV का फॉर्मूला आज कंप्लीट हुआ है आपका, ये असल फॉर्मूला होता है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब कहीं किताबों में लिखा हुआ नजर आए ना तो यूं लिखा होता है, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस, आगे लिख देते हैं इफ एनी, क्योंकि वो पता नहीं कभी हो, कभी टेस्ट लगाने पर भी ना निकले, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है।
तो कितना आ गया जी? ले जी, औकात में नजर आ रहा है एसेट? ठीक है। अब ये 28 इधर नजर है, तो यही तो हम कह रहे थे, एसेट को औकात में लाओ। अब 2 की एंट्री करने पर ही एसेट औकात में आया ना, अगर 2 की एंट्री ना करते तो एसेट औकात में ना आता। बात समझ आई है? अच्छा, साथ में एक काम और कर लिया करो, मैंने आपको बताया अगर 1 साल का नोट मांगा गया हो तो पिछले साल की WDV लिख लिया करो, मुफ्त के नंबर होते हैं। ये देखो, ओपनिंग कॉस्ट लेस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एक्शन लेस ओपनिंग इंपेयरमेंट लॉस, कितना है जी? 40। आगे सुने, नोट वही है, छोटी सी चीज इंपेयरमेंट ऐड हुई है। 12.1 मेजरमेंट बेसिस, डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ और रेट। ठीक है, अगर रीवैल्यूएशन है तो 12.2 लास्ट रीवैल्यूएशन वाज परफॉर्म, 12.3 हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन, 12.4 सरप्लस की मूवमेंट, डिस्पोजल हुआ होता तो 12.5 डिटेल ऑफ डिस्पोजल, एलोकेशन दी होती तो एलोकेशन डेप्शन की दिखा देते। भाई बात समझ आ रही है? नोट बाकी सारा वही है, ये नया एरिया इंसर्ट किया है आपके सामने। ठीक है, सिर्फ ये। ओके, अगर 16 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पे वो 40 नजर आएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, बस ठीक है। पहली दफा इंपेयरमेंट आया तो मैं आज फिर आपके लिए डिब्बे बना देता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये मैप भी बन जाए। अगर इंपेयरमेंट आ जाए तो नोट में मैक्सिमम क्या होता है, बस एक हमारा डिब्बा बढ़ जाता है। बेटा जी किराया होते कर लो, कोर्स में नहीं है आपके। FAR 2 से ये इंपोर्ट किया था उसने, वहाँ पे कैश जनरेटिंग यूनिट भी था। FAR 1 में डाला तो सिलेबस में उसने एक्सप्रेसली लिख दिया अदर देन कैश जनरेटिंग यूनिट। तो इसलिए एक से ज़्यादा एसेट्स की इंपेयरमेंट नहीं हो रही फिलहाल, जो हो रहा है वो देखते रहो। एक कॉन्सेप्ट होता है कैश जनरेटिंग यूनिट को, सीनियर कहे अच्छा कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं पढ़ा, उसे कहना हमारा सिलेबस ओपन करके देख लो। उसने स्पेसिफिकली भी लिखा, लास्ट टाइम हमने फिर भी स्पेसिफिकली पूछा भाई देखो लिखा है, भूल से लिख दिया या वाकई CGU नहीं है? उसने कहा नहीं वाकई नहीं है, CGU कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं है। तो इंपेयरमेंट बस इतनी सी है। अब इसके ऊपर हमने मजीद वो काफ़ी सारी सिचुएशंस देखनी होंगी, अगेन रिवैल्यूएशन की तरह से। पहले दिन सारी बात सामने आ गई थी, बात वैसी ही है। अब हम कैश फ्लोज फ्यूचर के क्या क्या आना चाहिए उसको देखेंगे, कैसे डिस्काउंट करना है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल में क्या कुछ आना है, इंपेयरमेंट टेस्ट कब लगाना है, अगर कोई रिवर्सल हो जाए इंपेयरमेंट लॉस का, प्रीवियस लॉस का रिवर्सल हो जाए तो उसके साथ क्या करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। इवन रीवैल्यूड एसेट भी इंपेयर हो जाता है, वो होगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा। ये सारी चीज़ें अब हमने आने वाले दिनों में पढ़नी है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। नोट कर लें जल्दी से।